Hello everyone. In previous class, we were discussing on 6th chapter of BST staffing, in which we will also discussed on staffing process. Now, today we will discuss on parts and steps of staffing process. First is estimating the manpower requirement. Okay. जो हमारे को एक्चुअल में ये देखना है कि हमारी जो मैन पावर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे को एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग हायर पर्सन्स को अपॉइंट कर लेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे एक्सेस में हम चल जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। और लेस हम रखते हैं तो भी हमारे को प्रॉब्लम रहने वाली है, क्योंकि हमारा वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो हमारे देखना पड़ेगा एक्चुअल में हमारे को कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यू आर अवेयर दैट द वाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब ये ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करेंगे, वी अंडरटेक एन एनालिसिस ऑफ द डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग लेवल। किस लेवल के डिसीजन देंगे, क्या डिसीजन लेवल रहेगा। एक्टिविटी एज रिलेशनशिप अमंग, रिलेशनशिप देखने चले थे हमने, अमंग दैम विद ए व्यू टू एवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रक्चर, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिविल लेवल पे या फिर वर्टिकल, इस फॉर्म में कितने क्या पर्सन्स की नीड हमारे को रहने वाली है। 10 वेरियस जॉब्स पोजीशंस आर क्रिएटेड, हमने अलग अलग जॉब्स बनाई थी। क्लियरली परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन विद ए स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन रखने वाले हम लोग, क्या हमें स्किल्स रहेगी, क्या एक्सपीरियंस हम लोग लेके चले, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे उनकी मैन पावर रिक्वायरमेंट में। आगे, thus understanding manpower requirement is not merely a matter of knowing how many persons are we need but also what type। यहाँ पर हम लोग कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट ये नहीं देखेंगे, हम ओनली नंबर्स में जाएंगे। यहाँ पे साथ में देखेंगे किस टाइप के पर्सन्स की भी हमारे को रिक्वायरमेंट है, सीधे सीधे कि हमारे को किस तरह के या कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, क्या मैन पावर हमारे को चाहिए। बट गिवन what type of given that we need to encourage women, यहाँ पर हम लोग क्या वुमेन्स को भी इंक्लूड करके चलेंगे कि वुमेन्स कौन रहेगी। पर्सन्स फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी, जैसे हम गवर्नमेंट वैकेंसी से बात करें तो वुमेन्स के लिए अलग से होता है, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए अलग से होता है। एंड पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी लाइक सच एज फिजिकल चैलेंज, विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, इन सब के लिए भी हमारे को क्या है देख के चलना पड़ेगा। टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबल पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे को सुटेबल लगता है वैसे हम लोग लेके चलेंगे। देयर इज ए नीड टू अंडरस्टैंड एंड इफ द नीड बी रीडिफाइन मैन पावर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, जैसा हमारे को नीड रहेगी वैसा हम लोग मैन पावर डिफाइन करेंगे। कैन यू थिंक व्हाई शुड वी एनकरेज सच ए डाइवर्सिटी इन द फोर्स, हम क्यों ऐसा लेके चल रहे हैं उसका रीजन देखेंगे हम लोग। ऑपरेशनली जब हम वर्किंग में लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट वुड नेसेसिटीज दैट वर्कलोड एनालाइज ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो हमारे पास क्या है वर्कलोड एनालिसिस करना है एंड वर्कफोर्स एनालाइज ऑन द अदर हैंड, एक तो हमारा क्या वर्कलोड रहने वाला है और कितने वर्कफोर्स की नीड है हमारे को, दोनों चीजें हमारे कंसिडर करनी पड़ेगी। वर्कलोड एनालिसिस would enable an assessment of the number or type of human resources necessary for the performance of various job को एंड करने के लिए, मतलब जो भी वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस जॉब एंड एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अचीव को हम टारगेट लेके चलेंगे कि एक्चुअल मार्क क्या वर्कलोड है, उसमें कितने लोगों की नीड रहने वाली है। वर्क फॉर एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ अवेलेबल, क्या हमारे पास अवेलेबल है। इन फैक्ट सच एन एक्सरसाइज वुड रिवील वेदर वी आर अंडरस्टाफ्ड है हम लोग, कम है, ओवर स्टाफ्ड है, ज्यादा है, ऑप्टिमली स्टाफ है, फिर जितनी नीड उतना है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द नीदर ओवर स्टाफिंग नॉर अंडर स्टाफिंग इज ए डिजायरेबल सिचुएशन। ओवर स्टाफिंग है, कॉस्ट इंक्रीज होगी, अंडर स्टाफिंग है तो वर्क जो भी टास्क है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हमारे को ऑप्टिमम सिचुएशन पे आना पड़ेगा। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नीदर ओवर स्टाफिंग nor is a desirable situation. Can you think why? In fact, this exercise would form the basis of subsequent staffing action. इसीलिए हमारे को क्या है सब स्टाफिंग एक्शन की नीड
रहेगी। तो हमारे को स्टाफिंग प्रोसेस इसलिए क्लियर समझना चाहिए। ए सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग, जहां ओवर स्टाफिंग प्रॉब्लम रहती है, समवेयर वुड नेसेसिटी एम्प्लॉय रिमूवल और ट्रांसफर एल्सवेयर। इस केस अगर ओवर स्टाफिंग है तो हमारे को या तो एम्प्लॉयज को रिमूव कर देना चाहिए, अदरवाइज ट्रांसफर कर देना चाहिए जहां नीड है। ए सिचुएशन अंडर स्टाफिंग, अगर हमारे को अंडर स्टाफ लगता है, नेसेसिटी द स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो अब हमारे को क्या है, उनको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, उनको रिक्रूट करना चाहिए। हाउएवर बिफोर दैट कैन बी डन, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांसलेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, लेकिन हमारे को एक्चुअल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। इनटू ए स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी, एंड द डिजायरेबल प्रोफाइल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। अब हमने बोल दिया कि हमारे को नीड है, बट उस नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या टारगेट लिया, क्या क्या जॉब का प्रोफाइल लेके दिया। तो उसमें देखा हमने जॉब प्रोफाइल में क्वालिफिकेशन, सबसे पहले देखें उसकी क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है, हमारे को कितना एक्सपीरियंस है डिमांड करते हैं हम लोग। पर्सनलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द दिस विल बिकम द बेस फॉर लुकिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉय। पोटेंशियल एम्प्लॉय के लिए सारी चीजें हमारे को कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ, एस्टिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने नॉट ओनली ये देखा कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, बट ये भी कंसिडर किया कि हमारा वर्कलोड कितना है, और उस वर्कलोड के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है। ओवर स्टाफिंग है तो रिक्रूट करो, सॉरी रिट्रेंच करो, उनको रिमूव करो। अगर अंडर स्टाफिंग है तो रिक्रूट करो, अगर ऑप्टिमम है तो हमारे लिए बेस्ट है। तो ऑप्टिमम रिसोर्स हमारे पास मैन पावर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट देख ली, ओवर स्टाफिंग रिमूव कर दिया, अंडर ऑप्टिमम लेके चल रहे हैं। बट अगर अंडर स्टाफिंग है तो अंडर स्टाफिंग के केसेस में अब हम सेकंड पॉइंट पर आ जाएंगे, हमारा रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि यहाँ पर हम अदर पर्सन को या फिर आउटसाइडर्स को इनवाइट करेंगे कि आप हमारी कंपनीज में आकर अप्लाई कीजिए। वैसे तो यहाँ पर एक स्मॉल टॉपिक है, इसका ब्रीफ डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स में है, बट एक बार सिंपल वे में इसको समझ के चलेंगे हम लोग। रिक्रूटमेंट may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs। हम यहाँ पर उनको नहीं बोलते कि आप हमारे पास वैकेंसी, आप अप्लाई करो आओ। यहाँ पर हम सीधे सीधे उनको बोल रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आके अप्लाई करो। हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम एज ए ऑफर जा रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आके अप्लाई करो, सीधे इन सिंपल टर्म्स कि यहाँ पर हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आकर अप्लाई करो। इन द ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। द कैंडिडेट प्रोफाइल में बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट वगैरह थ्रू हम लोग सारा काम करेंगे। द एडवर्टीजमेंट में बी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री ऑफिस गेट एज इट मे बी गॉट पब्लिश इन प्रिंट मीडिया। तो हम अपने फैक्ट्री गेट पे लगा देंगे, ऑफिस गेट पे लगा देंगे, अदरवाइज जो प्रिंट मीडिया उसका भी हम यूज कर सकते हैं। और फ्लैश इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसी हमारी सिचुएशन लगती है वैसे उनको यूज करेंगे। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट। हम देखेंगे कहाँ लोकेशन पे वो मिल सकते हैं हमारे को, और क्या सोर्स उनका हो सकता है, कहाँ से हमारे को हमारे कैंडिडेट मिलेंगे। फैक्ट्रीज वगैरह लेबर क्लास पर्सन है तो हमारे फैक्ट्री गेट पर लगा सकते हैं क्योंकि लेबर वहां पर रहती है, जनरली मिल जाते हैं। बट अगर हमारा ऑफिशियल वर्क है तो हमारे को प्रिंट मीडिया, मेल्स, इन सबका यूज लेना पड़ेगा। इन फैक्ट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एवेन्यूज, रिक्रूटमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे अवेलेबल टू ए फर्म विच वुड बी डिस्कस्ड लेटर व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आगे हम जब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे तब उसको कंसिडर हम लोग करने वाले हैं। द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ए पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पर हमारे को क्लियर करना है जॉब कैंडिडेट, जिससे हमारे जॉब कैंडिडेट्स मिल सके। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बी एक्सप्लोर्ड। इंटरनल सोर्सेज इन द सेंस कि हमने उनको प्रमोशन दे दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में ही हमारी वैकेंसी को हम फील कर रहे हैं तो हमारा इंटरनल हो गया। बट एक्सटर्नल सोर्सेज जहां हम आउटर्स सोर्सेज से उनको लेके आ रहे हैं। इंटरनल सोर्सेज में भी यूज टू लिमिटेड एक्सटेंट, लिमिटेड हमारे पे एम्प्लॉय तो वहां तक यूज कर सकते हैं। बट अगर फॉर फ्रेश टैलेंटेड एंड वाइडर चॉइस चाहिए तो हमारे को एक्सटर्नल सोर्सेज जाना पड़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड हम कहीं से भी उनको अपॉइंट कर सकते हैं।
तो ये हमारा हो गया रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हमने अपने मेल पावर रिक्वायरमेंट देख ली, जैसे रिक्वायरमेंट आई हमारे को लगा अंडर स्टाफिंग है, देन हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू उनको इनवाइट कर दिया कि आप हमारी कंपनी में आकर अप्लाई कीजिए। उन्होंने अप्लाई किया, जैसे अप्लाई करेंगे तब हमारे को जो हमारे लिए बेस्ट होगा उस बेस्ट को क्या है हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके चलेंगे। सिलेक्शन इज द, जो हमारे लिए बेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके चलेंगे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट हमने निकाली थी, जो हमारा बेस्ट कैंडिडेट था उसको सेलेक्ट करना, चूज करना ही हमारा क्या है, सिलेक्शन। इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब वेयर, जहाँ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है या फिर हायर लेवल की जॉब है, चॉइस स्पेन इज वेरी नैरो, वहाँ पे चॉइस के चांसेस कम रहते हैं। द रिगर ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस सर्व टू इंपॉर्टेंट पर्पस, यहाँ पर हमारे दो पर्पस को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। टू थिंग्स में देखेंगे, इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, जो हमारे बेस्ट अवेलेबल उनमें से हमको सेलेक्ट कर ले, या फिर एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, इट एनहांस द सेल्फ एस्टीम, self respect and prestige of those selected and convey to them the seriousness with which the thing are done in the organization। कई बार हो सकता है हम जिस पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डील करने वाला है, लाइक सीईओ, सीएफओ, तो वहां पर हमको उसके पोस्ट की सीरियसनेस के अकॉर्डिंग अपॉइंट करेंगे। एक ये नहीं कि नॉर्मल किसी को अपॉइंट कर दे, तो वहां पे पोस्ट की सीरियसनेस को हमारे को देखकर चलना पड़ेगा। विथ विच द थिंग आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द रीगर इन्वॉल्व, ये जो प्रोसेस है, ए होस्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू डिस्क्राइब लेटर, वो सारे आगे हमारे दे रखे। दोज हु आर एबल टू सक्सेसफुल नेगोशिएट, जो इजी वे में नेगोशिएट हो जाए, टेस्ट एंड इंटरव्यू, टेस्ट इंटरव्यू में क्लियर हो जाए, और ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे को क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनको देना पड़ेगा। ए रिटन डॉक्यूमेंट, जो कि एक डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द टर्म एंड कंडीशन एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर उनको जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर वो साइन करना पड़ेगा, अगर सीरियस नेचर की जॉब है उसमें ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीजें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ हमारे लिए कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो है ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम बार बार, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट में अपने एम्प्लॉयज को ये नहीं बोल रहे कि हमारी जॉब पर आ जाओ, हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आकर जॉब के लिए अप्लाई करो। हम उनके पास नहीं गए, वो हमारे पास आए, हम इस तरह से उनको प्रपोजल दे रहे हैं कि हम आपको जॉब के लिए नहीं बुला रहे, आप हमारे पास आए हो कि आप हमारे पास वैकेंसी है और आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ना कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ओके, सिंपलेस्ट वे कि वो हमारे पास है, इस तरह से उनको प्रमोट करना कि वो हमारे आके अप्लाई करे, ना कि हम जाके उनके पास बोल रहे कि हमारी कंपनी में आओ। सिंपलेस्ट वे में हम यहाँ पर उनको सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हमारा जो भी एम्प्लॉय है वो जॉब पर आ गया। जॉब के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मीन यहाँ सीधे सीधे ये हो सकता है कि जिस जॉब पर वो ज्वाइन किया है उसकी ब्रीफ डिस्कशन होना चाहिए, उसके क्या क्या एम्प्लॉय, कौन सबऑर्डिनेट्स वगैरह रहेंगे, कौन सीनियर्स रहेंगे, ये। बट जो रूल्स रेगुलेशन की जब भी बात करेंगे वो क्या हो गया, हमारा ओरिएंटेशन। जॉब पे तो हमारा अपॉइंट कर दिया, बस उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने साथ वाले पर्सन्स के बारे में, कलीग्स के या फिर सबऑर्डिनेट सीनियर्स की बात करेंगे तो प्लेसमेंट है, रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन है। ज्वाइनिंग ए जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयड एट द वर्क प्लेस। जो सोशलाइजेशन है उनको सबसे मिलाना। द एम्प्लॉयज इज गिवन ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी का डिस्क्रिप्शन और सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स, इन सबकी नॉलेज हमारा क्या आ गया, प्लेसमेंट। ही इज टेकन अराउंड द वर्क प्लेस, द चार्ज ऑफ जॉब फॉर विच ही इज, और साथ में जॉब का डिस्क्रिप्शन सारा देना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ familiarization is very crucial and may have a lasting impact on decision to stay tested and on his job performance। यहाँ हम familiarization कर रहे हैं उसका अपनी जॉब से और जॉब परफॉर्मेंस देके चले। ओरिएंटेशन, ये तो हमारा हो गया प्लेसमेंट, वहां पर उसने जॉब डिस्क्रिप्शन और अपने जो सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स से उनकी नॉलेज ली।
ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट है, इज द इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉइज एंड फेमिलाइजिंग देम विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहां पर रूल्स रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या रूल्स रेगुलेशन को भी इंक्लूड करेंगे। प्लेसमेंट रेफर टू द एम्प्लॉइज, प्लेसमेंट रेफर टू द एम्प्लॉइज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। यहाँ पर जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया उसकी नॉलेज देना ही मेरा क्या है, प्लेसमेंट। बट साथ में अगर मैंने जिस जॉब पे वो आया है वहां कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को डिस्क्राइब कर दिया, वो मेरा क्या हो गया, ओरिएंटेशन। यहाँ से हमने कंप्लीट नॉलेज दे दी। नॉलेज आने के बाद अब वो वर्किंग पे लग चुका। अब वर्किंग के बाद हमारे को नीड रहेगी उसको आगे डेवलप करने की, उसके प्रमोशन की। प्रमोशन कब तक नहीं कर सकते, जब तक वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं करेगा। तो वर्किंग प्रॉपरली करे या फिर इनिशियल वर्क हमारे को कुछ दे, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और डेवलपमेंट के चांसेस ग्रोथ करने पड़ेंगे। व्हाट पीपल सीक्स इज नॉट सिंपली जॉब बट ए करियर। एक जॉब तक ही नहीं रखना, उसको अपने करियर भी डिसाइड करना है। एवरी वन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू टॉप। उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टॉप तक जाने की। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग। इसलिए हमारे को क्या, उनको लर्निंग भी देनी पड़ेगी। लर्निंग के लिए क्या है, ट्रेनिंग होगी मेरी। ऑर्गेनाइजेशन हैव इधर इन हाउस ट्रेनिंग, इन हाउस में ट्रेनिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर पे ही, और हैव फोर्स अलायंस विद द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, या फिर आउटर में क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह होंगे जिससे उनको कंटिन्यू लर्निंग रहे ऑफ देयर एम्प्लॉय। द ऑर्गेनाइजेशन टू बेनिफिट इन टर्न। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमारे को अगर उनको ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उनको कंप्लीट नॉलेज मिल गई अपने ग्रोथ के चांसेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो हायर वर्किंग करेंगे। इफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इज हाई, अगर साथ में हम क्या मोटिवेशन भी हाई कर रहे हैं, देयर कॉम्पिटेंसीज आर स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस साथ काम करेंगे स्ट्रेंथ होगी। दे परफॉर्म बेटर, बेटर वर्किंग में 10 कंट्रीब्यूट मोर टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइज कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए। एंड इफिशिएंसी बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी, साथ में हम अपॉर्चुनिटी देंगे फॉर करियर एडवांसमेंट। यहाँ ट्रेनिंग का पर्पस क्या था कि उनको करियर एडवांसमेंट मिले, सिंपल जॉब तक नहीं रखे हम लोग, उनको कंप्लीटली ग्रोथ के चांसेस दे। टू देयर मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ओनली एबल टू अट्रैक्ट बट आल्सो रिटेन इट्स टैलेंटेड पीपल। नॉट ओनली हम केवल उनको अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे और साथ में टैलेंटेड पर्संस को जो भी उनको रिटेन भी करके चलेंगे। नेक्स्ट पैरा, एज डिस्कस अर्लियर इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहले हमने बात की जो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, देयर इज ए सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट की बात बता देती, विच टेक्स केयर ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। जो एचआर डिपार्टमेंट है हमारा वो क्या करता है, कंप्लीट टेक केयर करता है हमारी स्टाफिंग प्रोसेस को, उनका रिक्रूटमेंट से लेकर उनके रिटायरमेंट के सारे वर्क करेगा। बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो द लाइन मैनेजर, एक जो लाइन मैनेजर होता है, छोटा मोटा मैनेजर होता है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वाइज, वही सारा प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, वो सारे वर्क करके चलता है। डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग विल दे इंक्लूड 3 मोर स्टेजेस। इस तरह से आगे क्या बोल रहा है कि इसकी 3 स्टेजेस हमारी और हैं, जिनमें मोस्टली हमारा क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और या जो भी ट्रेनिंग है डेवलपमेंट। मोस्टली तो 3 ही चलने वाले हैं, बट फिर भी कंप्लीट वर्क करके चलेगा। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे वर्क करके चलना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इन द सेंस, इन सिंपलेस्ट वे, कि हमने उनको ट्रेनिंग तो दे दी, ट्रेनिंग के डेवलपमेंट चांसेस दे दिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को कैसे अप्रिशिएट करेंगे हम लोग, कैसे उनको जज करेंगे, वो हमारा काम में आ गया परफॉर्मेंस अप्रेजल में। आफ्टर द एम्प्लॉय हैव बीन अंडरगॉन ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई हमारी, दे हैव बीन ऑन द जॉब फॉर द सम टाइम, देयर इज नीड टू एवल्यूएट देयर परफॉर्मेंस। अब हमारे को नीड क्या है, उनकी जॉब परफॉर्मेंस को एवल्यूएट करने की। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मींस ऑफ अप्रेजिंग। फॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे में उनका अप्रेजन कर सकते हैं हम लोग। देयर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं हम लोग किसी वे में, वो हमारे डिपेंड करेगा कि हम कैसे क्या करके चल रहे हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल के मीन में जाए
तो evaluating an employees current and past performance, यहाँ पे हम करंट और उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे एज अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। कुछ एक स्टैंडर्ड लिए, उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनकी उसकी वर्किंग प्रॉपर है या नहीं है। द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू नो what the standard are and the superior is to provide the employees feedback on his performance। यहाँ एम्प्लॉयज की नॉलेज भी रहना चाहिए कि वो क्या स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, और हमारे जो भी सुपीरियर हैं उनको उसके अकॉर्डिंग फीडबैक भी देना चाहिए। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस देयरफॉर विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, या जॉब डिफाइन करेंगे हम लोग, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। यहाँ पर साथ साथ उनके अप्रेजन के साथ फीडबैक भी देना पड़ेगा कि आपकी इस बेसिस पर अप्रेजल चल रहा है। सीधे सीधे कि यहाँ पर उनको नॉलेज में रहना चाहिए एम्प्लॉयज को कि हाँ उन पर कंसिडर किया जाएगा, उनको कंटिन्यूस वॉच हो रहा है। कंटिन्यूस वॉच रहेगा तो कंटिन्यूसली वो वर्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। यह हमने हमारी जॉब का डिस्क्रिप्शन देखा, लोगों को रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया। सिलेक्शन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक उनको पूरा प्लेसमेंट दे रहे हैं, ओरिएंटेशन दे रहे हैं जिससे वो प्रोफाइल जाने। देन उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट किया। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद उनको चेक किया। जैसे ही चेक कर लेंगे इनके अप्रेजल परफॉर्मेंस क्या चाहिए, परफॉर्मेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम देने वाले हैं, वर्क करने वाला है, वो है उसका प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग। यहाँ सिस्टम बाय सिस्टम चल रहे हैं हम लोग। अब उनको हम क्या देंगे, प्रमोशन और कैरियर बिल्डिंग के चांसेस देने वाले हैं। इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस कैरियर रिलेटेड इश्यूज, प्रमोशन अवेयरनेस फॉर देयर एम्प्लॉइज। हमारा प्रमोशन में देखकर चलना है। मैनेजर नीड टू डिजाइन एक्टिविटी टू सर्व एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कैसे वो वर्किंग करेंगे उसके लिए हमारा प्रमोशन देना पड़ेगा। दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। वो फुल पोटेंशियल के लिए वर्क करे, इसलिए उनको हम लोग एनकरेज करना पड़ेगा। प्रमोशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स कैरियर। प्रमोशन एक देखा जाए इंटीग्रल पार्ट है हमारे पीपल्स कैरियर का। अगर प्रमोशन हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि उसका कैरियर बिल्ड हो रहा है। They refer to being placed in the position of increased responsibility। यहाँ पर responsibility increase हो रही है तो कहीं ना कहीं power भी increase हो रही है। They usually means more pay, responsibility and job satisfaction। यहाँ पर promotion mean only responsibility नहीं है, payment भी है, responsibility तो है ही है, और साथ में job satisfaction भी है। तो यहाँ पर हमने क्या है जो जैसे ही डेवलपमेंट हुआ देन हमने क्या है उसको प्रमोशन के चांसेस कंप्लीटली दे दिए और वो अपने प्रमोशन कर चुका है। प्रमोशन के बाद आता है उसका कंपनसेशन। कंपनसेशन को यहाँ पर रेमुनरेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि उसको क्या रेमुनरेशन मिलने वाला है। यहाँ जो पेमेंट लेके चल रहे हैं वही हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट वे में कंपनसेशन। ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टेब्लिश वेज एंड सैलरी प्लान फॉर देयर एम्प्लॉय। जो भी वेजेस रहेगा, सैलरी रहेगा, वो दोनों कंसिडर करना है। देयर आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर डिफरेंट पे प्लान डिपेंडिंग ऑन द वर्थ ऑफ जॉब। जैसी जॉब वर्थ है वैसे हम लोग पेमेंट करेंगे। बेसिकली द प्राइस ऑफ जॉब नीड टू बी डिटरमाइंड। जैसी हमारी जॉब है वैसा हम लोग डिटरमाइन करेंगे उसकी प्राइस। कंपनसेशन देयरफॉर रेफर टू ऑल द फॉर्म ऑफ पे। जो भी हमने पेमेंट किया है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्ट हो, रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉय। जो हमारे एम्प्लॉयज को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में जा रहा है, रिवार्ड्स वगैरह पेमेंट वगैरह, वो सब कुछ कंपनी पे आ गया। तो जहां से हो सकता है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, जो कंपनी की कॉस्ट लगी अपने एम्प्लॉयज के लिए, वही हमारा क्या है, कंपनसेशन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। डायरेक्ट हो सकता है जैसे वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव हमने दे दिया, अलग से कमीशन है, बोनस। और इनडायरेक्ट पेमेंट भी क्या हो सकता है, जैसे हमने इंश्योरेंस का पेमेंट दिया, उनके कुछ वैकेशंस का वगैरह पेमेंट दिया। तो अल्टीमेटली कंपनी पर कॉस्ट आ रही, कंपनी को पेमेंट करना पड़ा है। तो ये सारा चीजें किस में आ गई, मेरे कंपनसेशन में, रेमुनरेशन में कवर हो गया। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है हमारे। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट की बात करें वो टू टाइप्स के हो गए हमारे, टू टाइप्स, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड पे हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड पे हो सकता है। एक टाइम बेस्ड प्लान मीन, अब टाइम बेस्ड प्लान मीन्स क्या हो गया, टाइम बेस्ड का मीन होगा जहां हम टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट देने वाले हैं। जैसे सैलरी, ये भी हमारे मंथली अकॉर्डिंग मिलती है, या फिर जो भी उनकी मेंटल वर्क है उसके लिए, फिजिकल वर्क के लिए जनरली डेली दे देते हैं हम लोग। पेड इधर डेली, वीकली, मंथली, कुछ भी हो सकता है, वो एनुअली हो सकता है। ये हमारा क्या है, टाइम बेस्ड के इतने टाइम पीरियड उन्होंने वर्क किया, वो जैसे उसमें फ्री बैठे हो, लेकिन हमने टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट दे दिया।
बट दूसरा तरीका होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, जितना आप लोग वर्किंग करेंगे उतना आपको पेमेंट रिसीव होगा। मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं हो सैलरी वेजेस नहीं हो, सैलरी वेजेस होता है बट पीस वर्क, जितना वो वर्क करेंगे उतना उनको काम मिलेगा। जैसे लाइक मेरी टेलर की शॉप है, मेरा स्टिचिंग का वर्क है, मैंने अगर फिक्स कर दी 20,000 सैलरी, अब वो वर्क करे नहीं करे उनको पेमेंट मिलेगा, बट मैंने बोला जितनी आप वर्किंग करेंगे उतना आपको पेमेंट मिलेगा। आप जैसे 5,000 ले सकते हैं या फिर 50,000 ले सकते हैं, सीधा सीधा जितना पीस वर्क होगा जितना वर्क होगा उतना आपको पेमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल, ए वर्कर मे बी पेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितना प्रोडक्शन करेगा उतना पेमेंट मिलेगा। देयर आर मेनी मेथड टू कैलकुलेट कंपनसेशन अंडर वेरियस इंसेंटिव प्लान टू रिवार्ड परफॉर्मेंस, बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पेमेंट देने के। सर्टेन पे प्लान्स कैन बी क्रिएटेड विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव हायर परफॉर्मेंस। ये कई बार हम लोग इनके सबका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं कि टाइमली भी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी देके चल सकते हैं। Various plans may be formulated for paying employer time-based wages or salary as well as performance-based financial incentive, bonus or employees and benefited। कुल मिला के हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। Besides, there are some other factors also which influence the design of a pay plan like legal labor laws, union। ये हमारे जो लॉज एप्लीकेबल है या यूनियंस बनी हुई है, कंपनी पॉलिसी, उस अकॉर्डिंग पेमेंट हम कर सकते हैं। वो हमारी सिचुएशन बेस्ड करेगा कि हम लोग किस अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करके चले, कंपनसेशन करके चल रहे हैं। आगे है दस वी सी दैट द प्रोसेस स्टाफिंग इंक्लूड, यहाँ हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई। जो हमने स्टार्टिंग से एक्वाइजेशन, रिटेंशन, हमने एक्वायर किया, रिटेन किया, उनको डेवलप किया है, रिटेन मतलब रोक के रखा, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, प्रमोशन दिया, कंपनसेशन दिया, ये सारी चीजें हमारी थी। ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता है हमारे इट नीड टू बी कैप्ड इन माइंड दैट, बट एक बात ध्यान रखना, several factors such as supply and demand of civic skill in the labor market, ये हमारे लेबर मार्केट जहां से हमारे लेबर मिलती है, एम्प्लॉयमेंट रेट, कुछ एक फैक्टर और जो कंसीडर करने, लेबर मार्केट कहां से हमारे लेबर मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लेबर मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में क्या रिसेशन वगैरह है, लीगल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या है, हमने तो हायर पेमेंट दे दिया बट नीड नहीं थी, अब लोअर पेमेंट दे रहे तो कोर्ट की क्या प्रोसेस हो सकती है, कंपनीज इमेज, पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विल इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हमने सारी वर्किंग तो कर ली बट कुछ एक फैक्टर और है जो हमारा कंसिडर करने। ये हमने हमारी प्लानिंग स्टार्टिंग प्रोसेस एंड किया, जो कहां से हमारी रिक्वायरमेंट से लेकर और उनके रिटायरमेंट तक इंक्लूड थी, और ये सारे फैक्टर हमने कंसिडर किए। अब आएगा हमारा एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, जो हमने मैन जो कंसीडर करने हैं रिक्रूटमेंट वगैरह, उनको हम लोग यहाँ पे डीपली देखेंगे। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज के लिए थैंक यू, हमारी टॉपिक यहीं कवर होता है। ओके।